बर्थ इंजरी, तो बर्थ इंजरी कौन सी होती है? बर्थ इंजरी इज ए ट्रॉमा, एक ऐसा ट्रॉमा होता है जो डिलीवरी के प्रोसेस के दौरान होता है, इंक्लूडिंग बोथ अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल ट्रॉमा। ऐसा ट्रॉमा जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। रिंकी के अभी आराम है, रिंकी को होगी थी, घर जाना है, बोल दो रिंकी को छड़ा तो मैं आ जाऊंगी, मैं एक लेक्चर लिया। ड्यूरिंग बर्थ प्रोसेस इट इज वन ऑफ इम्पोर्टेंट कोज। ये क्या होता है? प्रीनेटल मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी। मॉर्बिडिटी होता है बीमार होने की दर और मॉर्टेलिटी होता है मृत्यु दर। रिफ्लेक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ ऑब्स्टेटिकल सर्विस। तो क्या होता है? ऑब्स्टेटिकल सर्विस में कॉमनली ये चीजें देखी जाती हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो इंजरी होती है वो हेड की होती है, क्योंकि जो बेबी का हेड होता है वो उसकी पूरी बॉडी से ज्यादा वाइड होता है, ज्यादा चौड़ा होता है, और क्योंकि बच्चा सिफेलिक प्रेजेंटेशन के साथ पैदा होता है तो इसमें कई बार नर्व डैमेज हो जाते हैं, कई बार बोन, कई बार मसल, कई बार टिश्यू। तो इंजरी ऑफ हेड में है आपका सीफुट सक्सेनर। तो ये जो डिसऑर्डर है, कई बार क्वेश्चन आता है खाली बर्थ इंजरी, डिफाइन बर्थ इंजरी ऑफ चाइल्ड, तो उसमें ये चीजें हैं जिनकी आपको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, तो ध्यान से देखना। एडिमेटस स्वेलिंग बेबी स्कैल्प, बच्चे की स्कैल्प पे क्या हो जाएगा? एडिमा हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, दत्तेदार स्वेलिंग को हम एडिमा बोलते हैं। ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन ऑफ सेंजुअस फ्लूइड इन प्रेशर ऑफ ग्रिडल ऑफ कॉन्टैक्ट, तो इसको हम बोल देते हैं जो सीएसएफ है वो अकोमोलेट हो जाता है। ये रहेगा सिफेलोहीमेटोमा, इसमें हीमोटोमा वर्ड है, इसमें स्कैल्प पे क्या हो जाएगा? ब्लड कलेक्ट हो जाएगा। पिछले टाइम में आपका फ्लूइड हुआ था, इसमें आपका ब्लड हो गया, कहाँ हो जाएगा? जो बोन की पेरियोस्टियम लेयर होती है और स्कल की जो बोन होती है उनमें हो जाता है। उसके बाद है ये कई बार नर्व इंजरी की या नर्व प्रेजेंस की वजह से भी हो जाता है। ये दो तरह की इंजरी इन्होंने दी है। इंट्राक्रेनियल इंजरी है जो, इसको तुम बेशक मत करना, लेकिन ये इंजरी आपको करनी है हेड इंजरी। बर्थ इंजरी में क्या क्या होता है, उसके बाद आपको इसकी साइन सिम्टम करने हैं। तो अब देखो, अगर किसी के सिर में सीरम है या फ्लूइड है, कोई भी चीज कलेक्ट होगी तो क्या क्या होगा? कन्वर्जन हो सकते हैं, उसको अटैक आ सकता है। उसके बाद है हाइपोटोनिया, आपकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? अप डाउन होगी, बल्जिंग एंटीरियर फोनेटल। फोनेटल क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा करेंगे, वॉमिटिंग, हाई पिच क्राई, बच्चा रोएगा बहुत ज्यादा, मूवमेंट है बच्चे की बॉडी की मूवमेंट में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, टीचिंग रहेगी, फ्लैसिड लिम्स, जो लिम्स है वो भी आपके अनऑर्गेनाइज रहेंगे। ये साइंस करेंगे। मैनेजमेंट, इसमें सिम्पटिंग और सपोर्टिव मैनेजमेंट है वो दी जाती है। ऑक्सीजन थेरेपी, बच्चे को गर्मी, क्लीन एयरवे, वेंटिलेटर सपोर्ट, एंटी कन्वर्जिव ड्रग, सीएसएफ, विटामिन ए, ये जो है आपकी सपोर्ट दी। जैसा जैसा बच्चा साइन सिम्टम दिखाएगा वैसे वैसे हम लोग क्या करेंगे? उसको ट्रीट करेंगे। बाकी इनमें क्या करते हैं? जब बच्चे को नहलाते हैं तो गरम गरम पानी से सेक कर सबको दबाया जाता है, जिससे कि क्या होता है कि जो ब्लड क्लॉट को तो नहीं, लेकिन ये जो फ्लूइड कलेक्शन है ये कई बार क्या हो जाता है? रिलीज हो जाता है। ये आपको वैक्यूम कप में देखने को मिलता है। ठीक है। सक्सीडेंटल प्रोग्नोसिस, ये हैमरेज की नेचर पे डिपेंड है कि कितने जल्दी बच्चा ठीक होगा। इंट्राक्रेनियल हैमरेज, अगर हैमरेज अंदर की तरफ हो रही है तो वो टाइम ले सकती है, डेथ भी हो सकती है, लेकिन अगर कोई चोट फूट के बाहर निकल गई तो वो जल्दी प्रोग्नोसिस में आती है। उसके बाद है फ्रैक्चर स्कल। फ्रैक्चर स्कल किसको छोड़ो, ब्रेनकियल पाल्सी की डेफिनेशन वगैरह ही बताऊंगी बस मैं, ये अलग से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ब्रेनकियल पाल्सी क्या होता है? डैमेज अकर द ब्रेनकियल नर्व, रूट ऑफ टंग। आप देख लो ब्रेनकियल नर्व है जो आप कौन सी ऐसी आर्टरी है जहाँ से आप ब्रेनकियल पल्स लेते हो। ठीक है, पता चल गया। तो ये क्या होती है? स्ट्रेचिंग और डिफ्यूजन एंड हैमरेज। इसमें क्या होती है? हैमरेज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? जो नेक वाला एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है? शोल्डर वाला एरिया, ये देखो फेशियल पाल्सी आपका ये रहा, इसी को हम जो है आपका ब्रेनकियल पाल्सी बोलते हैं, जिसकी वजह से एक साइड में पैरालिसिस होने के चांसेस हो जाती है। अब इसमें कितने टाइप का क्लिनिकल टाइप कितने होते हैं? अरेक पाल्सी कॉमन टाइप होता है, अपर सर्वाइकल रूट। सर्वाइकल रूट कहाँ पे? सर्वाइकल बॉडी का पीछे, तो सर्वाइकल जो 5th और 6th होती है वो इसमें इन्वॉल्व रहती है। द पैरालिसिस पोस्ट आर्म, इसमें पैरालिसिस होगा वो आर्म का होगा। ठीक है, आर्म का होगा, फोर आर्म का होगा और रिस्ट का होगा, यानी कि हाथों का होगा। मोरो रिफ्लेक्सेस है, बाइसेप्स जर्क, ये बड़ा होगा। देखो ठीक है। उसके बाद है इन्होंने बोल दिया आपका क्लम्पी पाल्सी, डैमेज 7th और 8th सर्वाइकल वर्टिब्रा थोरेसिक नर्व। अब थोरेसिक नर्व रूट है तो ये क्या करेगा? आपका जो फिंगर्स हैं हैंड की उनको क्या करेगा? डैमेज करेगा। मैनेजमेंट, इसकी जो मैनेजमेंट होती है, कॉटन बॉल इन द बेबीज हेड, बच्चों के हाथ में हम नहीं पकड़ा देते हैं, जिसकी वजह से जो हाथ अपनी तरह से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, हेल्पफुल होता है।
इसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। ड्यूरिंग 3 मंथ न्यूरोप्लास्टी इज इंडिकेट। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, न्यूरोप्लास्टी सर्जरी करके बच्चे के हाथों को ठीक कर सकते हैं। इंजरी ऑफ बोन नहीं करना है। उसके बाद सीधा आएगा आपका नियोनेटल जॉन्डिस, ठीक है। नियोनेटल जॉन्डिस वो होता है जो कि बच्चों में बाय बर्थ भी होता है, ठीक है। नियोनेट का मतलब जो बच्चा पैदा हुआ है, जॉन्डिस का मतलब जॉन्डिस होगा। एक विजिबल होता है जिसमें ब्लूरुबिन है और बॉडी में या ब्लड में हाइपर हो जाता है। ये क्या होता है, अपीयर ऑन द फेस, ज्यादातर फेस में दिखता है। जो सीरम बिलिरुबिन का लेवल है 5 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है। तो कितने टाइप का होता है, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबल, इसके बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बोथ टर्म एंड प्री टर्म, दोनों। पूरे बच्चे जो पूरी टर्म में पैदा हुए और प्री टर्म दोनों बच्चों में देखने को मिलता है। उसके बाद है ये पोजीशन पॉसिबल मैकेनिज्म। इसके लिए क्या होगा, बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाता है हिपेटिक सेल में, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका फीटल आरबीसी है, बच्चे की आरबीसी है, वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इंक्रीज द सर्कुलेशन ऑफ बिलिरुबिन, जो हमारा बिलिरुबिन है वो ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है, उसकी वजह से हो जाता है। तो इसमें कॉज से आपका जेनेटिक कॉज भी रहता है। डिक्रीज एंजाइमेटिक एक्टिविटी, इससे हमारी बॉडी में जो एंजाइम काम कर रहे हैं उनकी एक्टिविटी डाउन हो जाती है। उसके बाद है इफेक्टिव अपटेक ऑफ बिलिरुबिन बाय लीवर। जब लीवर क्या करता है, बहुत ज़्यादा बिलिरुबिन को क्या करता है, वो करता है, पैदा करता है। और किसको, डिफेक्टिव, जिसका हमारे लिए कोई यूज नहीं है, तो ये हमारे ब्लड में इसका लेवल बढ़ जाता है। डिफेक्टिव बिलिरुबिन एक्सक्रीशन, कंजेनिटल इन्फेक्शन, कंजेनिटल इन्फेक्शन या बाय बर्थ जो इन्फेक्शन होता है उसके थ्रू उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक 30 से 72 घंटे की एज में, यानी कि जो आपका बच्चा पैदा होते हैं इसको साथ में लेके पैदा होगा। इसके लिए नहीं भी दवाई होती है तभी ठीक है, ठीक है। उसके बाद है ये 24 आवर्स, बर्थ के 24 घंटे के बाद ये पैदा नहीं होगा, यानी कि बाई बर्थ ही होगा। अगर बच्चा 1 दिन का हो गया तो उसके बाद ये नहीं होगा। उसके बाद कौन सा होगा, पैथोलॉजिकल होगा। उसके बाद मैक्सिमम इंटेंसिटी फाउंड इन द 4th डे, सबसे ज़्यादा जो बच्चा है पीना चौथे या 5वें दिन दिखाई देगा, और इसका जो लेवल है वो 15 mg पर डेसीलीटर से ऊपर नहीं जाएगा। यूजुअली 7th 10th डे में क्या हो जाता है, ये टर्म बेबीज में डिसअपियर हो जाता है, खत्म हो जाता है। सबसाइड स्पॉन्टेनियसली, नो ट्रीटमेंट, कोई ट्रीटमेंट इसके लिए जरूरत नहीं होता। सिर्फ मदर को क्या करना होता है, एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग और पूरी बहुत है जो बच्चे को देनी होती है, कंगारू मदर केयर देनी होती है। आपका केयरफुली ऑब्जर्वेशन रहेगा और प्रीमेच्योरिटी एस्पेक्सिया, ये जो इन्फेक्शन है इनको हमें ट्रीट करना है। ठीक है, इसको बंद करते हैं।